अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की खैरियत से मुतालिक और उनको मूव किए जाने से मुतालिक जो खबरें आ रही थी उनके बारे में अब हतमी तौर पर क्या चीज़ जो है वो कंफर्म हुई है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुतल्लिक। और ये जो खबर है अब कहीं और से नहीं बल्कि एजाज़ सैयद साहब ने दी है, जो कि निस्बतन एक गैर जानिबदार सहाफ़ी माने जाते हैं, या जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि उनको जो एंटी पीटीआई लोग हैं वो भी उनकी खबर को मान लेते हैं कि दुरुस्त है। तो बहरहाल एजाज़ सैयद साहब ने क्या खबर दी है, और इस ऐसी खबर का कि जिसकी अब हक़ाइक़ कुछ और नज़र आ रहे हैं, उसका असर क्या हुआ है मुल्क के ऊपर, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद कुछ ज़िक्र करेंगे इस हवाले से भी कि ओवरऑल अब ये जो वाक़या गुजर गया, इसके बाद अब ऑप्शन क्या है, पीटीआई अब क्या हिकमत अमली बना रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, उनकी खैरियत से मुतालिक और उनको अडयाला जेल से कहीं शिफ्ट किए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ, ख़बरें, इंफॉर्मेशन आ रही थी। उसमें से कुछ बातें ठीक भी थीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी और तरदीद भी नहीं हो सकी बाय द वे। लेकिन आखिरी इत्तलात तक ये तो पता चला है कि इमरान खान साहब हैं तो अडयाला जेल में ही, उन्हें फ़िलहाल कहीं मूव नहीं किया गया। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि बहरहाल उनके ऊपर सख्ती तो की गई है, और वो सख्ती इन टर्म्स में है कि उनको दोबारा से इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं है, क़ैद तन्हाई है, उनको सर्दी में रखा जा रहा है। तो इस किस्म की उनके साथ चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन जो ये बातें हो रही थी कि उनको कहीं जीएचक्यू शिफ्ट कर दिया गया या इस तरह की बातें, तो इन खबरों की कहीं से भी तस्दीक नहीं हुई। एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आज इन सब खबरों के बाद अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने वाज़े तौर पर इसमें लिखा कि इमरान खान साहब से मुतालिक अभी तक कोई ख़बर नहीं है और ना ही उनकी किसी से मुलाकात हुई है जिसके बाद हम कोई हतमी उनके बारे में ख़बर दे सकें। और जो ये इस वक्त ख़बरें स्पेकुलेट कर रही हैं मुख्तलिफ सर्कल्स में, वो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई हैं। और अलीमा खान साहिबा का कहना था कि इनके ऊपर ज़्यादा कान मत धरें। इमरान खान साहब की जो अगली हेयरिंग है वो मंडे और ट्यूसडे को है, तो उसी दिन उनकी वकला और फैमिली से मुलाकातें भी होंगी, और फिर ही हम किसी पोजीशन में होंगे कि उनसे मुतालिक कोई ख़बर शेयर कर सकें। उससे पहले इस किस्म की ख़बरें फैलाने से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली को, कौम को, हर एक को इस पर तशवीश बढ़ जाती है और फिर काफ़ी सिचुएशन जो है वो ख़राब सी हो जाती है। तो अलीमा खान साहिबा का ये ट्वीट इस लिहाज से कम अज़ कम तसल्ली बख्श था कि कम अज़ कम जो फैमिली है उनकी तरफ से इसके ऊपर ये ज़रूर कहा गया है कि कम अज़ कम वो हैं अडयाला जेल में और कहीं शिफ्ट नहीं हुए। और उन यानी खैर उन्होंने हर खबर की अलग से कोई तरदीद या तस्दीक तो नहीं की, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो खबरें दी जा रही हैं ऐसी कोई खबर उन तक नहीं पहुंची है। और आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने भी ये बात की थी कि इस बात का इम्कान भी है कि ये खबरें जानबूझकर फैलाई गई हैं, और उसके बाद उसके 2-3 मकसद हो सकते हैं। एक तो आप टेम्परेचर बाज़-औक़ात चेक करते हैं ऐसी खबरें दे के। दूसरा, जो एक ओवरऑल माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पर, 26 नवंबर के साने के ऊपर बात हो रही है, तो उससे भी तवज्जो हटाने की कोशिश हो सकती है। और तीसरा अगेन कि ये भी कोशिश हो सकती है कि इस तरह की जो खबरें फैला कर ये तासुर दिया जाए कि देखें पीटीआई जो है वो फेक न्यूज़ फैलाती है और ख़ुद ही ऐसी खबरें दे रहे हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ इसके हो सकते हैं, लेकिन इस बात का इम्कान था कि ये खबरें फीडेड खबरें हो सकती हैं और जानबूझ के इस तरह की खबरें चिलवाई गई हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। लेकिन बहरहाल इन खबरों की कोई तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन अलीमा खान साहिबा के इस ट्वीट के बाद जो एक हलचल मची हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर हुई, थोड़ा ठहराव ज़रूर आया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब ठीक है, क्योंकि आज फैसल चौधरी साहब दोबारा जब अदालत से ऑर्डर लेकर इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल गए, तो उन्हें एक दफ़ा फिर से एक्सेस नहीं दी गई इमरान खान साहब तक और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, जिससे पता ये चलता है कि बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकातों पर तो पाबंदी बरकरार है और जानबूझकर उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक तो ये कि ताकि उनकी सेहत से मुतालिक, ज़िंदगी से मुतालिक कन्फ्यूजन बरकरार रहे, खौफ बरकरार रहे, और दूसरा वो कोई हिकमत अमली ना दे सकें, वो कोई प्लान ना दे सकें, आगे कोई रद्द अमल ना दे सकें इस सारे वाक़े के बाद जो 26 नवंबर को हुआ। तो जानबूझकर भी ये एक्सेस जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब तक नहीं दी जा रही।
फैसल चौधरी साहब ने आज काफ़ी कोशिश की इस सिलसिले में और वो काफ़ी देर अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद भी बेकार गया ये इंतज़ार। और फिर उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने बताया कि ये सरासर अदालत के अहकामात की तौहीन भी है और ये आइन को रद्द करने के मुतरादिफ है और ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं ये उनकी भी खिलाफ वर्जी है और ये इंटरनेशनली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी जगह पर दुनिया में ऐसा लॉ मौजूद नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई करे कि आप किसी भी कैदी तक उसके लॉयर्स को एक्सेस ना दें। आपके बदतरीन दुश्मन एजेंसियों के बंदे भी पकड़े जाएं तो आप उनको भी एक्सेस देते हैं उनके लॉयर्स तक, तो ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल ये तो आज हुआ है कि आज भी खबर इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई अंदर से बाहर आ नहीं सकी। अब कल संडे आ चुका है तो जाहिर है संडे को तो कोई उस तरह से हेयरिंग भी नहीं है, तो अब बात जो है वो मंडे तक चली गई है और मंडे को तो बहरहाल कुछ ना कुछ इन्हें हेयरिंग वगैरह तक अप्रोच करवाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब का जो एक फ़िज़िकल रिमांड दिया गया था वो भी आगे मज़ीद पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर उनको जुडिशल करना है या मज़ीद रिमांड देना है, तो उसके लिए आपको अदालत तो लगानी पड़ती है। तो ये बहरहाल एक सिचुएशन होगी मंडे या ट्यूसडे जिस दिन इमरान खान साहब को बहरहाल इनको एक्सेस देनी पड़ेगी। उस वक्त तक ये जो सख्ती है उससे क्या मनवाना चाहते हैं, क्या उससे लेना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, ये अभी फ़िलहाल सिर्फ एक आप समझ लें रुकावट के तौर पर ही लग रहा है बज़ाहिर। उसके बाद जी अब इस बात पर आ जाते हैं कि जो मामला हुआ 26 नवंबर को, उसके बारे में अभी तक रिएक्शंस और मुख्तलिफ जो आप कह लें कि गुफ्तगू और मुकालमों का सिलसिला जारी है। और इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था ये वाक़या जिसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आई थी वो आया था जब 4 रेंजर्स एहलकारों के हवाले से ये ख़बर आई थी कि जी उनको पीटीआई के मुजाहिरीन ने मार दिया है और उनकी शहादत के बाद एक गम व गुस्से की लहर आई और कहा ये जा रहा था कि पहले अटक के करीब कहीं एक पुलिस कांस्टेबल और उसके बाद ये रेंजर्स एहलकार, इनको शहीद किया है पीटीआई के कारकुनों ने। तो उसके बाद जो है जी अब इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक इरादों से हमलावर हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी स्टोरी जो है फिर हमें हुकूमत के बयानिए के मुताबिक इस तरीके से नज़र आ रही थी। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया था और उनका ये कहना था कि ये वाक़या ऐसे है नहीं जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। और उसकी पादाश में फिर आपने देखा कि मतीउल्लाह जान साहब को भी गिरफ्तारी भुगतनी पड़ी, लेकिन इसके साथ साथ अदरवाइज़ भी हुकूमत ने आके मतीउल्लाह जान की स्टोरी को डिनाई किया और कहा कि उनकी झूठ स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पीटीआई के मुजाहिरीन ने ही इनको मारा है। उसके बाद हमने देखा कि जनाब इन शहदा के जब जनाजे पढ़े गए तो वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, इसहाक डार साहब मौजूद थे और बहुत बाद में ये ख़बर आई मुरीब फ़ारूक साहब के तवस्सुत से कि बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया गया इस बात के ऊपर कि जी ये इस हद तक चले गए हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को यूं कुचल दिया और इस तरह से हुआ। लेकिन अब उसके बाद एक वीडियो भी जारी हो गई थी जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि इनको ना तो किसी ने कोई गोलियां मारी हैं, ना कोई हाथों से तशद्दुद किया है, कोई मॉब लिंचिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये एहलकार जो थे ये गाड़ियों के नीचे आके शहीद हुए। और ये जो गाड़ी चलाई गई थी उसके बारे में ख़बर ये मिली, जो मतीउल्लाह जान साहब की स्टोरी थी वो ये थी कि रेंजर्स की अपनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो बाद में स्टोरी खुली है उसके मुताबिक ये कोई प्राइवेट गाड़ी थी जिसके नीचे एहलकार आए। और अब इस सिलसिले में जो एजाज़ सैयद साहब हैं उन्होंने भी एक स्टोरी की है और एजाज़ सैयद साहब ने भी आज इस बारे में बताया है कि ये पीटीआई के मुजाहिरीन नहीं थे और ये कोई और शख्स था और इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था और अनफॉर्चुनेटली इसने अपनी घर की गैराज से वो गाड़ी निकालने में या जैसे किसी घर वाले को शायद नहीं पता चला और वो रोड पे ले आया और उसके बाद उसने इस तरीके से ये हादसा कर दिया। तो वो बाद में शख्स पकड़ा भी गया, उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री भी सामने आ चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फैमिली है ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कोई जानने वाले हैं, अजीज़ हैं उनके। तो अब ये सारी स्टोरी ख़ुद एजाज़ सैयद साहब ने इन्वेस्टिगेट कर ब्रेक भी की है और एक तरह से इसकी दोबारा से कंफर्मेशन हो गई है कि बहरहाल ये पीटीआई के मुजाहिरीन नहीं थे। लेकिन याद रहे कि हुकूमत ने इन्हीं वाक़यात के ऊपर ये पूरा प्लान किया था कि जी इनको तो हमने अंदर ही नहीं आने देना, ये तो जत्थे हैं और ये बड़े ख़तरनाक अज़ाइम के साथ आ रहे हैं। और उसके बाद फिर पूरा एक जवाज़ इन्होंने बनाया कि हमने इनको इसलिए बैठने भी नहीं देना, इनको हमने
ताकत के इस्तेमाल से भगा दिया है, और ये सारा कुछ जो सारा एक ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला हुआ, उसके पीछे यही वाक़यात जो थे वजह बताई जा रही थी। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो निहत्थे साबित हुए। हर तरफ से जो रिपोर्ट्स आई इंटरनेशनल मीडिया की भी, और यही पता चला कि उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी जानें गईं। लेकिन जो असल वाक़या इसकी बुनियाद बना था उसकी हकीकत कुछ और निकली है। तो ये सारी वो चीज़ है जिसके ऊपर अब सोचने का मकाम है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ हो चुका है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मुल्क इस वक्त किस सिचुएशन के ऊपर खड़ा हुआ है। मतलब हम देखते थे कि इदारों के लिए मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनकी शिकायतें होती हैं, उनके गिले शिकवे होते हैं, गुस्सा भी होता है। और हमने ये देखा कि बलूचिस्तान के लोग भी आकर ये बात करते थे कि मिसिंग पर्सनस कर देते हैं, हमारी लाशें मिलती हैं हमें। हमने कुछ अफ़गान ये जो पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी इस तरह की शिकायत सुनी थी इदारों के हवाले से। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि आपके पंजाब में भी इवन, आपके सिंध में भी इवन, आपके बलूचिस्तान में, आपके खैबर पख्तूनख्वा में लोग जो हैं अब खुल के बात करने लगे हैं, और उनके जो इस वक्त जज्बात हैं वो इस तरह के हैं कि इस वक्त मैं उनको रिपीट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर आज एक ख़बर आई हादसे से मुतालिक, और ये ख़बर थी कि फ़ौजी गाड़ी को कोई हादसा पेश आया जिससे 4 फ़ौजी जवान ज़ख्मी हो गए हैं। अब ये ख़बर जो है एक रिपोर्टर ने ट्विटर पर लिखी है एक लाइन में, और उसके बाद अगर आप उसके नीचे देखें तो उसके, जब तक मैं ये व्लॉग कर रही हूँ 3-4 घंटे हो चुके थे इस स्टोरी को आए हुए, और उसके ऊपर कोई 1000 से ज़ायद कमेंट्स लोग कर चुके थे। ठीक है, और आप यकीन नहीं कर सकते कि उन 1000 कमेंट्स में क्या लिखा हुआ था। मतलब मैं वो कमेंट्स रिपीट नहीं कर सकती। तो ये है जो आपने कमाया है, यानी एक जो ये फैसला किया गया है कि अवाम के ऊपर जो ताकत का एक बेदरीग इस्तेमाल किया गया, उसने इतनी नफ़रत भरी है इस चीज़ के ऊपर कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप कितना पीछे चले गए हैं, अभी शायद इस चीज़ का किसी को सही तौर पे अंदाज़ा तक नहीं हो रहा। हम कभी सुना करते थे कि जी ना गैर मकबूल हो गई इस्टेब्लिशमेंट या इस तरह हो गया, ये अब हम अपनी आँखों से विटनेस कर रहे हैं, हम अपने कानों से सुन रहे हैं। और आप यकीन नहीं कर सकते कि अभी तो फिर भी एक वो चीज़ है कि लोग बहुत सारी जगहों पे इजहार करने से कुछ गुरेज कर लेते हैं उस तरह, लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अब सोशल मीडिया पर आकर लोग बाकायदा कमेंट्स कर रहे हैं, उन पे हर तरह की बात लिख रहे हैं। तो यही वो चीज़ थी जिसके ऊपर इमरान खान साहब बार बार तवज्जो भी दिलाते थे कि ये मत करें। लोग कहते हैं कि जी ये नफ़रत इमरान खान ने भर दी, वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। पिछले 5 दिन से इमरान खान का कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन पिछले 5 दिन में जो कुछ हुआ है उसने खुद ही लोगों को यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया है कि इमरान खान की कोई स्टेटमेंट आए बगैर ही, मतलब ये तो ये कहते थे ना कि इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें कौन फिर कसूरवार है, और लोग जो हैं वो अब जो बात कर रहे हैं उससे क्या वो बातें इमरान खान उनको डायरेक्ट कर रहे हैं? वो तो इस वक्त 5 दिन से ऐसी सूरत हाल में है कि उनकी तो कोई स्टेटमेंट तक बाहर नहीं आई है। तो ये वो सिचुएशन थी जिससे सब लोग बचाना चाहते थे। सब लोग समझते थे कि मैक्सिमम भी कुछ भी हो जाए, कभी गोली नहीं चलेगी, कभी ये नहीं होगा कि अपनी ही फोर्सेस निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दें, इस तरह नहीं हो सकता। ये एक मान भी था, एक सम्मान भी था जो टूटा, और जो टूटा है तो उसने दिल दुखाया है, और वो जो दिल दुखे हैं उसने अब इजहार भी पकड़ लिया है। अब आप ज़रा देखिए कि अगर इसका मकसद ये था कि कोई खौफज़दा हो जाएगा और दोबारा कोई एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा, तो क्या ये मकसद पूरा हुआ? मैं तो आज देख रही थी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़। एक मैंने शहीद भाई का इंटरव्यू देखा, वो कहने लगा, यानी उसका भाई शहीद हुआ था, वो कह रहा है एक भाई मेरा इमरान खान को आज़ाद कराना चाहता था, उसने उसकी कॉल पर जाके शहादत हासिल की है, लेकिन अब जब दोबारा इमरान खान बुलाएगा तो दूसरा भाई जाएगा। तो क्या हुआ? जिसके घर से जनाजा उठा है वो फिर जाने को तैयार खड़ा है। जो फौतगियाँ हुई हैं उन्होंने झंडे जो लगाए हुए हैं वो पीटीआई के लगाए हुए हैं, उनके जो जनाजे हैं वो पीटीआई के झंडों में दफनाए हुए हैं। इमरान खान की तस्वीरें उन्होंने हाथ में पकड़ी हैं और वो उस तरह जान दे गए हैं। जान निकल रही है, तड़प रहे हैं, खून बह रहा है, उस खून से लिखते लिखते कैदी 804 लिख कर जा रहे हैं।
تو کیا جس کو پتہ ہے کہ میں مر رہا ہوں اور وہ عمران خان کا نام لکھ رہا ہے، تو آپ کیا یہ محبت ختم کر سکے؟ یہ محبت تو اور ہو گئی، البتہ آپ لوگوں کے لیے نفرت ضرور ہو گئی ہے، یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اس کی تو محبت ختم نہیں ہوئی، رادر اس میں اضافہ ہی ہوا ہو، لیکن آپ لوگوں کے لیے نفرت ضرور پیدا ہو رہی ہے۔ اور اب لوگ کھلے عام یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم آئیں گے، اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، وہ پھر تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی قیادت کی طرف سے کوئی لائن نہیں آئی، آج یہ خبر آئی ہوئی تھی کہ جی قیادت نے کوئی 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور دوبارہ فائنل کال ہے اور سارے آئیں گے، اس طرح کی باتیں اسد کیسر صاحب کے نام سے چل رہی تھی، لیکن وہ فیک خبر تھی، ایسی کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور کبھی بھی نہیں کرے گی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات یا مشورے کے بغیر ایسی کوئی اناؤنسمنٹ، نہ پہلے انہوں نے کی ہے نہ وہ اب کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ابھی نہیں کر رہے، لیکن لوگ ابھی سے ان کے اوپر دوبارہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ نہیں ہم دوبارہ جائیں گے، ہم کیا ڈر کے خوف زدہ ہو کے اب گھروں میں بیٹھ جائیں۔ ان لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو بلوچ کے لوگ ہیں، جو یہ افغان لوگ ہیں، پختون لوگ ہیں، ان کی جو ایک مینٹیلٹی ہے وہ ڈیفرنٹ مینٹیلٹی ہے۔ ان کو آپ جتنا دبائیں گے یہ خون اور یہ وہ لاشیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بچپن سے یہ سب دیکھتے آئے ہیں، ہم کیا ان کی وجہ سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب تو وہ بدلوں کی باتیں کرتے ہیں، اب تو وہ کہتے ہیں ہماری ضد بن گئی، جو کرنا تھا آپ نے میکسیمم وہ تو کر لیا۔ آج محمد حنیف صاحب نے بڑا اچھا کالم لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو پہلے بندوق سے ڈرا لیتے تھے، اب آپ نے بندوق چلا لی، اب اس سے بھی نہ وہ ڈرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپشن تو آپ کے پاس نہیں رہ گیا، اب کیا آپ آخر میں کیا ایٹم بم مانیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ مطلب لوگ پہلے سوچا نہیں کرتے تھے جلسوں میں جانے کا، انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، کون جائے؟ بسوں میں بھی لوگ بھر کے لے آتے تھے نا، تب بھی نہیں ان کا دل، بسیں آ جاتی تھی کہ بھئی آؤ ووٹ ڈال کے آؤ، آؤ جلسے میں چلیں، لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ آپ نے دیکھا لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، لوگ اپنی سواریوں کا انتظام کر کے بغیر بریانی قیمے والے نان کی لالچ کے آنا شروع ہو گئے، بدل گیا۔ کبھی سوچ سکتا تھا کوئی کہ اتنے راستوں میں رکاوٹیں ہوں، کنٹینرز ہوں، اور پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں جلسوں میں عمران خان کی؟ آج آپ پورا ملک بند کر دیں، عمران خان کو باہر نکال کے کسی صحرا میں جلسہ کرنے کے لیے دے دیں جگہ، دیکھیے آپ کے لوگ کیسے پہنچتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ تصور کیا پاکستان میں؟ اسی طرح کبھی آپ کو پتا ہو کہ یار شیلنگ ہونی ہے، ربر بلٹس چلنی ہیں، تو لوگ آئیں گے وہاں احتجاج میں، لیکن آئے، انہیں پتا ہوتا تھا شیلنگ ہونی ہے، اور آپ نے شیلنگ کر کے ربر بلٹس مار مار کے ان کا وہ جو خوف تھا وہ ختم کر دیا۔ آخر میں اب جو فیلڈ رپورٹر تھے وہ خود آ کے یہ بتاتے ہیں کہ اب انہیں شیلنگ ویلنگ کچھ نہیں کہتی، ہمارے سے وہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہوتا رپورٹ کرنے کے لیے، وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ شیلز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ اس دفعہ بھی جب آئے تھے وہ مینٹلی پریپیئر ہو کے آئے تھے، انہیں پتا تھا کہ شیلنگ ویلنگ ہونی ہے، انہوں نے کہا اتنا ہم جھیل لیتے ہیں، ربر بلٹس لگتے ہیں اتنا ہم جھیل لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ اتنے ایک مائنڈ اپنے بنا چکے ہوئے تھے، اب آپ نے ان کو ایک اور ایکسپیرینس کرا دیا، اب وہ یہ بھی سوچ کے آئیں گے کہ یار گولی وولی بھی چل جاتی ہوتی ہے، دیکھی جائے گی۔ تو یہ ایک طاقت کا نظریہ جو ہوتا ہے نا، اس کا یہی رول ہوتا ہے، جتنی آپ استعمال کرتے جاتے ہیں اتنا اس کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے یار گرفتاریاں ہوں گی، مقدمے ہوں گے، ڈرتے تھے ان چیزوں سے، انہوں نے اس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک ایک کر کے آپ نے ہر خوف جو ہے ان کا خود ہی ختم کر دیا ہے، اور بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ آج محمد حنیف صاحب بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے گولی سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچے گی؟ پھر آپ کیسے ڈرائیں گے انہیں؟ تو یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور اللہ نہ کرے اس کو اگر بروقت ابھی بھی نہ سنبھالا گیا تو یہ بہت ملک کو پیچھے اور بہت زیادہ نقصان دہ صورتحال کی طرف خدا نخواستہ لے کے جا سکتی ہے۔ اس وقت جو آج پی ٹی آئی نے کچھ ایک دو چیزیں پلان کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو انٹرنیشنلی انہوں نے یہ جو 26 نومبر کا واقعہ ہے اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے انتظام شروع کر دیے ہیں، 2-3 ملکوں میں مظاہرے کیے ہیں، کہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے جو پچھلے دنوں بڑے پرزور قسم کے مظاہرے کیے تھے اسی کا ایک دوبارہ لگتا ہے کہ انہوں نے پلان پورا ترتیب دیا ہے۔ دوسرا، آج علی امین گنڈا پور صاحب بھی اپنے زخمیوں سے ملے جا کر پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں، اور ان کی خیریت دریافت کی، اور میں وہاں پہ بھی یہی بات نوٹس کر رہی تھی کہ جو زخمیوں نے مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس دیں آپ کال، دوبارہ چلیں۔ وہ کوئی الگ ہی قسم کے لوگ ہیں بھائی، ان کا تو کوئی لیول ہی الگ ہے، وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہمیں ایک فون آ جائے اور ہم ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ الگ قسم کی مخلوق ہے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ابھی پڑے ہوئے ہیں زخموں کے ساتھ بستروں کے اوپر اور کہہ رہے ہیں چلو اگلی کال دو۔ تو یہ
बहरहाल अच्छी चीज़ ये कि चलिए उनके वर्कर्स को ये कम से कम जाके पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत गिला था कि आप वर्कर्स का ख्याल अगर नहीं करते तो फिर वर्कर कैसे आपके साथ चलेगा, आगे खड़ा होगा। खैर वर्कर तो वैसे भी इन लोगों के लिए तो नहीं निकलता, उदयम खान की कॉल पे ही निकलता है। लेकिन अच्छी बात ये कि कम से कम उन्होंने इसके लिए टीमें तश्कील दी हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाइयों के लिए ILF की जो टीम है वो एक्टिव हुई है। इनको जो ज़ख्मी वगैरह हैं उनको एड, मेडिकल एड देने के लिए और फैसिलिटेशन के लिए, सारी माली मुआवनत वगैरह के लिए भी एक्टिव हुए हैं। तीसरा, जो लोग शहीद हुए हैं उनके घरों में आज गए हैं। आज मैं काफ़ी लोगों का देख रही थी कि उन्होंने जाकर ताज़ियत की है। हमाद अज़हर भी गए हैं, शाहिद खटक गए हैं, तैमूर झगड़ा को मैंने देखा, वज़ीर आला को देखा। तो ये अब सब लोग जो है वो कम से कम अपने जो वर्कर्स हैं जो शहीद हुए हैं उनके घरों पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आज वैसे मरीम नवाज़ साहिबा भी निकली हुई थी, वो भी पुलिस एहलकारों की खैरियत मालूम करने के लिए निकली हुई थी, और वो भी इस अज़्म का इजहार कर रही थी कि जी जिस जत्थे ने और दहशत गर्दों ने उन्हें मारा है या कुछ है। वैसे पुलिस एहलकारों से मुतल्लिक मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कम से कम इस्लामाबाद के 2 हॉस्पिटल्स हैं उनका रिकॉर्ड तो ये बता रहा है कि उन्हें कोई इस तरह का ज़ख़म नहीं आया गोलियों वगैरह का, और सिर्फ 5 पुलिस एहलकार वहाँ पर लाए गए थे, और उनके जो ज़ख़म थे वो मामूली नौयत के थे। ज़ख़्मों की नौयत ऐसी नहीं थी कि उन्हें किसी ने गोलियां मारी हैं या खुदा न खास्ता ऐसी कोई उनकी सीरियस कंडीशन थी। तो 5 पुलिस एहलकारों का उन्होंने बताया, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो तो कहते हैं जी पता नहीं सैकड़ों पुलिस एहलकार जो हैं वो PTI वालों ने उनको ज़ख्मी कर दिया या इस तरह हो गया। तो ऐसा जो फिगर है वो नज़र नहीं आता हॉस्पिटल्स में भी, और अल्लाह का शुक्र है नहीं आता। हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है, हम तो चाहते थे ये तसादुम ही ना होता, कहीं से भी कोई भी जानी नुकसान ना होता। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत ने इस ऑप्शन को चूज़ किया और इसने सरासर नुकसान ही किया है, जानी भी, परसेप्शन का भी, और जो एक नफ़रत फैली है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। यकीन मानिए जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि आपने वहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है उस मकाम पर कि जहाँ पर इमरान खान के लिए भी शायद मुश्किल हो गया है कि वो भी अब कैसे रेस्क्यू करेगा यहाँ से चीज़ों को। अगर वो पहले तो एक था ना कि चलो भी उनके साथ मामलात सेटल हो जाएंगे तो इमरान खान की वजह से बहुत से लोगों के जज्बात खुद ही थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पे अगर इमरान खान भी किसी की हिमायत करेगा तो जो उसके अपने कारकुन हैं, जो उसके अपने अवाम हैं, वो उसके आगे सवाल लेकर खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि आप इसका एहतसाब ना करें, ये कैसे हो सकता है कि ये खून नाहक माफ़ कर दिया जाए। तो ये बहुत ख़तरनाक काम हो गया है। इसका अभी अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता इन्हें होगा मज़ीद, अभी शायद होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन शायद आगे चल के मज़ीद बड़ी तेज़ी से इन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर बड़ा ब्लंडर जो है हुकूमत ने किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है, और इसकी जो हकीकत है इसके आने वाले दिनों में इसके असरात आपको पाकिस्तानी सियासत पर नज़र आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।